हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी इश्क एक इबादत का एपिसोड नंबर 63। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। कार में चिराग फोन पर बात करने के बाद स्माइल करने लगता है, जिसे देखकर चिराग के साथ में बैठा विवान उसे देखते हुए कहता है, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या कोई खजाना मिल गया तुम्हें? विवान की बात सुनकर चिराग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। चिराग की बात सुनकर विवान थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, बकवास बंद कर और ये बता बात क्या है। विवान को चिढ़ते देख चिराग उसे ज्यादा परेशान ना करते हुए कहता है, जिसे हम इतने दिन से ढूंढ रहे थे, फाइनली वो हमें मिल गई। चिराग की बात सुनकर विवान चिराग को घूरते हुए कहता है, क्या मतलब और कौन मिल गई? देख, जहाँ तक मुझे पता है ना, हम तो किसी लड़की को नहीं ढूंढ रहे थे, और अगर तुझे नहीं बताना ना तो तू मत बता, पर ये पहेलियां मेरे आगे मत बुझा, समझा? विवान की बात सुनकर चिराग कहता है, अरे मैं साफ साफ ही तो कह रहा हूँ कि वो हमें मिल गई। चिराग की बात सुनकर विवान चिराग को गुस्से से देखते हुए कहता है, क्या वो मिल गई लगा रखा है? साफ साफ बताना कौन मिल गई। और एक मिनट, तेरी तो शादी हो गई ना जिया से, तो तू अब भी और लड़कियों के पीछे घूम रहा है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? रुक, तू विला पहुँच के मैं जिया को सब बताऊंगा, देखना वो तेरा क्या हाल करेगी। और मैं तो तुझे। विवान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले ही चिराग उसे रोकते हुए कहता है, अरे यार बस कर, कब से कुछ भी बोले जा रहा है। और तुझे क्या मैं ऐसा लड़का लगता हूँ जो अपनी वाइफ को छोड़कर औरों के पीछे जाऊँ? मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उसी के आगे पीछे घूमूंगा। और हाँ, मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ ना, वो मिस मून है, यानी उनसे हमारा कांटेक्ट हो गया है और वो आज हमसे मिलेंगी। अब समझ आ गई तुझे मेरी बात, या किसी और तरीके से तुझे समझाऊं? चिराग की बात सुनकर विवान हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव के साथ कहता है, रियली दैट्स ग्रेट, अब बहुत जल्द वो हमारे कदमों में होगा। ऐसा कहते हुए विवान गुस्से में लग रहा था। फिर वो कुछ सोचकर एक गहरी सांस लेकर चिराग से पूछता है, तूने वंश को बताया इस बारे में? विवान की बात सुनकर चिराग विवान को घूरते हुए कहता है, तेरी आंखें हैं या बटन? और तेरा दिमाग कहाँ है? कहीं तो उसी बिल्डिंग में तो उसे छोड़ नहीं आया? चिराग की बात सुनकर विवान उसे घूरते हुए कहता है, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है? विवान की बात सुनकर चिराग नॉर्मली कहता है, सही ही तो कह रहा हूँ, तेरे सामने ही तो मैंने बात की ना अभी। तो मैं वंश को कब बताता? और तुझे पता है ना कि वो दूसरी गाड़ी में है, तू भूल गया क्या? चिराग की बात सुनकर विवान उसे घूरते हुए कहता है, ये मुझे भी पता है, और तू उसे मैसेज भी तो कर सकता है ना, इसलिए मैंने तुझसे पूछा। विवान की बात सुनकर चिराग उसे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, मैं उसे विला पहुंचकर बता दूंगा, और वैसे भी वो हमसे शाम को मिलने वाली है, ना कि अभी। चिराग की बात सुनकर विवान कहता है, ठीक है, पर क्या तुझे लगता है कि वो हमारी मदद करेगी उसे ढूंढने में? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बदले में हमसे कोई डिमांड करे। विवान की बात सुनकर चिराग कहता है, हो सकता है, पर जब तक हम उससे मिल नहीं लेते कुछ भी कहना सही नहीं है। पर हम ट्राई करेंगे कि वो हमारी बात मान जाए, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं उसे मनाने के। ऐसा कहते हुए चिराग डेविल स्माइल करता है। चिराग की बात सुनकर विवान भी डेविल स्माइल करते हुए कहता है, राइट, अगर वो हमारे खिलाफ हुई तो उसका भी वही हाल होगा जो हमारे हर दुश्मन का होता है। विवान और चिराग दोनों ही डेविल स्माइल कर रहे थे, जैसे उन्होंने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया हो। खैर, ये तो आगे ही पता चलेगा कि मिस मून इनकी हेल्प करेंगी या नहीं। ऐसे ही बातें करते हुए विवान और चिराग अपने आगे का रास्ता तय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ विला में जिया, बानी और माही काफी देर से बैठी स्टडी रूम के डोर के खुलने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि तीनों को जोर से भूख लगी थी, पर उन्हें सबके साथ बैठकर लंच करना था। हालांकि मैरी आंटी ने उन्हें कहा था कि वो लंच कर लें, लेकिन तीनों ने नहीं मानी और वो सबका वेट करने लगी। पर उन्हें क्या ही पता था कि वो तीनों तो स्टडी रूम में है ही नहीं, बल्कि वो तो पूरे विला में ही नहीं है। इसी तरह उन्हें पता ही नहीं चलता कि कितनी देर हो गई।
करीब दोपहर 1 बजे। ये देखते हुए कि दरवाजा अभी तक नहीं खुला, माही चिढ़ते हुए बानी से कहती है, भाभी मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, प्लीज आप जाकर सबको बुला लीजिए ना, वरना कहीं उनका वेट करने के चक्कर में मेरी जान ही ना निकल जाए। माही की बात सुनकर जिया भी बानी से कहती है, हाँ बानी एक बार तू पूछ कर आ, उन्हें और कितनी देर लगेगी। जिया और माही की बात सुनकर बानी माही की तरफ देखते हुए कहती है, माही आप और जिया खाना स्टार्ट करो, तब तक मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। बानी की बात सुनकर माही कहती है, नहीं भाभी पहले आप सबको बुला कर ले आओ, फिर हम साथ में ही खाएंगे। माही की बात सुनकर जिया भी बानी से कहती है, हाँ बानी तू एक बार सबको बुला ला, तब तक हम वेट कर लेंगे। बानी जिया और माही की बात सुनकर उन्हें जवाब देते हुए कहती है, ओके ठीक है मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर बानी ऊपर स्टडी रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ देर बाद बानी स्टडी रूम के बाहर पहुँच जाती है और बाहर से ही गेट पर नॉक करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तो वो एक बार और नॉक करती है, लेकिन फिर भी उसे अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता, ना ही उसे अंदर से कोई आवाज आ रही थी। बानी कुछ सोचकर दरवाजे को हल्का सा पुश करती है। बानी के ऐसा करते ही तुरंत दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही बानी सामने देखती है, लेकिन उसे स्टडी रूम में कोई नहीं मिलता। पूरा स्टडी रूम खाली था। ये देखकर बानी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो तीनों तो सुबह से ही नीचे थे, तो उनमें से किसी ने भी उन तीनों को जाते हुए नहीं देखा। बल्कि जहाँ तक उसे याद था ये दरवाजा तो एक बार भी खुला ही नहीं था। ये सब सोचते हुए बानी थोड़ा परेशान हो जाती है। वो रूम से निकलकर नीचे माही और जिया के पास आती है। माही जिया बानी को अकेले आते देख सोच में पड़ जाते हैं। तभी माही बानी से सवाल करते हुए कहती है, भाभी भाई और बाकी सब कहाँ हैं? क्या वो अभी भी काम कर रहे हैं? माही का सवाल सुनकर जिया भी बानी के जवाब सुनने का इंतजार करते हुए एकटक उसे देखने लगती है। जिया और माही के इस तरह देखने से बानी दोनों को जवाब देते हुए कहती है, वो सब आएंगे तो तब ना जब वो यहाँ होंगे, पूरा रूम खाली है, वहाँ कोई नहीं है। बानी की बात सुनकर माही चौंकते हुए कहती है, क्या? पर वो लोग कहाँ गए और कब गए? माही की बात सुनकर जिया भी रिएक्ट करते हुए कहती है, हाँ और गए तो गए, पर हमें नजर क्यों नहीं आए? हम तो तब से यहीं थे ना। वो कहीं जाते तो गेट से ही जाते ना, पर हम में से तो किसी ने भी उन्हें यहाँ से नहीं निकलते देखा। माही और जिया की बात सुनकर बानी कहती है, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये सब बाहर कब निकले। बानी की बात सुनकर जिया थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, वो सब गए तो गए, पर अगर वो हमें बता कर जाते तो उनका क्या चला जाता? एटलीस्ट वो हमें एक बार इन्फॉर्म तो कर ही सकते थे, पर नहीं, उन्हें हमारी पड़ी ही क्या है, उन्हें तो बस ऑर्डर झाड़ना आता है। जिया की बात सुनकर बानी कहती है, जिया तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? उन्हें कुछ जरूरी काम होगा तभी गए हैं, और शायद जल्दबाजी में वो हमें इन्फॉर्म करना भूल गए होंगे। बानी की बात सुनकर जिया बानी को घूरते हुए कहती है, तू ना ज्यादा साइड मत ले उनकी, टाइम ही कितना लगता है इन्फॉर्म करने में। और वो छोड़, चल मुझे इन्फॉर्म नहीं किया तो तुझे तो कर देते, और तुझे नहीं किया तो माही को ही बता देते, पर नहीं, उन्हें हमें बताना जरूरी ही नहीं समझा। जिया की बात सुनकर बानी उसे कुछ जवाब देती उससे पहले ही माही कहती है, हाँ भाभी आप ठीक कह रही हैं, मुझे भी भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ हम सब भूखे बैठे हैं, उनका लंच के लिए वेट कर रहे हैं, और वो पता नहीं कहाँ हैं। भाई ना बहुत केयरलेस हैं, उन्हें ना किसी की पड़ी ही नहीं है। बताओ मैं कितनी देर से भूखी बैठी हूँ, अगर वो बता कर जाते तो हम कम से कम उनका वेट तो नहीं करते ना। माही की बात सुनकर जिया कहती है, हाँ माही तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, चलो अब हम लंच कर लेते हैं। मुझे तो लगता है वो बाहर से ही खा कर आएंगे, हमारे इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। और तो और हम इंतजार क्यों करें, उन्होंने हमें इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा, उनके लिए तो बस काम ही इम्पोर्टेंट है। जिया की बात सुनकर माही कहती है, हाँ भाभी यू आर राइट, लेट्स गो। वहीं बानी जिया और माही को देखकर अपना सिर हिलाती है। वो जानती थी अब उसके कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन्हें करनी तो अपने मन की ही है, और बानी के उन्हें कुछ भी कहने के बाद भी वो किसी न किसी तरह खुद को सही प्रूफ कर ही देती हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कितने ही बेतुके एग्जाम्पल देने पड़े। इसी तरह तीनों एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं और लंच करने लगती हैं। वहीं जिया और माही की तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बातें कर रही थी, जैसे वो कोई
प्लान बना रही हो सबको सबक सिखाने का। वहीं बानी दोनों को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। वो दोनों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो मन ही मन थोड़ी परेशान थी। शायद उसे सबकी चिंता हो रही थी और जब तक वो सबको सही सलामत देख नहीं लेती और बात नहीं जान लेती तब तक उसे शांति नहीं मिलने वाली थी। पर बानी को क्या ही पता था कि उसका उन दोनों की बातों पर ध्यान न देना आगे चलकर उसके लिए भारी पड़ सकता है। खैर, कुछ देर बाद तीनों अपना लंच खत्म कर जिया के रूम की तरफ जाने लगती हैं। अब तक जिया काफी हद तक ठीक हो गई थी, इसलिए अब वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल रूटीन पर वापस आ रही थी। रूम में पहुंचकर तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगती हैं। तभी माही बानी और जिया से कहती है, भाभी क्यों ना हम लोग शॉपिंग पर चलें? काफी दिन हो गए हैं, हम यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं गए। चलिए ना, थोड़ा घूम कर आते हैं। माही की बात सुनकर जिया भी एक्साइटेड होते हुए कहती है, हाँ माही, तुमने सही कहा, हम तीनों चलते हैं, हम लोग खूब मस्ती करेंगे। माही और जिया की बात सुनकर और उनकी एक्साइटमेंट को देखकर बानी उन्हें जवाब देते हुए कहती है, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। तुम्हें पता है ना, सुबह वंश ने कहा था हमें कहीं भी बाहर नहीं जाना, और उन्हें बिना इन्फॉर्म किए तो भूल ही जाओ यहाँ से कहीं जाने की। वैसे भी अभी वो लोग यहाँ नहीं है, इसलिए हमें नहीं जाना चाहिए। बानी की बात सुनकर जिया मन ही मन कहती है, तभी तो जाना है। फिर भी बानी को देखते हुए जिया चिढ़ते हुए कहती है, बानी तो कुछ ज्यादा ही सोच नहीं रही है? हम कहीं दूर थोड़ी जा रहे हैं, बस शॉपिंग के लिए ही तो चल रहे हैं ना। कुछ ही देर में हम सब वापस आ जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। जिया की बात सुनकर माही भी जिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ भाभी प्लीज मान जाओ ना, और वैसे भी वो तो हमें बिना बताए गई ही है ना, तो अगर हम भी कुछ देर के लिए उन्हें बिना बताए घूमने चले भी गए तो क्या ही बिगड़ जाएगा। भाभी प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मेरे लिए, भाभी प्लीज। ऐसे कहते हुए माही क्यूट सा फेस बनाती है जिसे देखकर बानी पिघल जाती है, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर माही को देखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, ओके ठीक है, पर मैं वंश को इन्फॉर्म करूंगी। बानी की बात सुनकर माही कुछ कहने ही वाली होती है कि बानी उसे चुप कराते हुए कहती है, नहीं माही, ये फाइनल ही है, अगर चलना है तो मैं उन्हें इन्फॉर्म करूंगी। अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि क्या करना है। बानी की बात सुनकर जिया और माही एक नजर एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा करते हैं। माही जिया का इशारा समझ जाती है और बानी से कहती है, ठीक है भाभी, जैसे आप चाहती हो वैसा ही होगा। माही की बात सुनकर बानी मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाती है वंश को मैसेज करने के लिए, कि तभी माही बानी को रोकते हुए कहती है, भाभी आप पहले रेडी हो जाओ, वरना हम सब लेट हो जाएंगे और फिर हमें घर भी तो जल्दी वापस आना है ना, तो आप तब तक रेडी होने चली जाओ, मैं भाई को मैसेज कर देती हूँ। माही की बात सुनकर बानी ज्यादा ना सोचते हुए माही से कहती है, ओके ठीक है, तुम वंश को इन्फॉर्म कर दो, मैं अभी आती हूँ रेडी होकर 5 मिनट में। ऐसा कहकर बानी जिया और माही को वहीं छोड़कर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वहीं बानी के जाने के बाद जिया और माही एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और जिया माही को देखते हुए कहती है, डन, अब हम उन सबको सबक सिखाएंगे। हमें इग्नोर किया, हमें वेट कराया, सिर्फ उनकी वजह से हमें इतनी देर तक भूखा रहना पड़ा। अब देखती हूँ उन्हें। जिया की बात सुनकर माही कहती है, सही कहा आपने, अब आप भी रेडी हो जाओ, तब तक मैं भी रेडी होकर आती हूँ। माही की बात सुनकर जिया हाँ में अपना सिर हिलाती है और उठकर रेडी होने के लिए चली जाती है। माही भी जिया के रूम से निकलकर अपने रूम में जाकर रेडी होने लगती है। क्या जिया, माही और बानी जा पाएंगे घर से बाहर? क्या होगा जब वंश को इनके बाहर जाने के बारे में पता चलेगा? क्या होगा जब बानी को पता चलेगा इनकी प्लानिंग के बारे में? कौन है मिस मून? कौन है वो शख्स जिसे तीनों दोस्त मिलकर ढूंढ रहे हैं? क्या है बानी का अतीत? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। थैंक यू।